Yes, students, today we are going to study the second colligative property, which is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. The first colligative property was relative lowering in vapor pressure. Now we have the second colligative property, which is called elevation in boiling point, that we will be doing today. But before we do the elevation in boiling point, first I will tell you the concept of boiling point, what the boiling point is. If I ask the meaning of boiling point, definition, most of you are going to say the temperature at which liquid boils, that is called boiling point. That is not incorrect, but that is not the proper definition. It is not the proper definition of the boiling point. Boiling point का मैं concept आपको समझाता हूँ. आपने पढ़ा है कि किसी भी लिक्विड का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन की रेट बढ़ती है, और इवेपोरेशन की रेट बढ़ती है तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता है. As well as you will increase the temperature, the vapor pressure also increases because the rate of evaporation increases. Boiling point वो टेम्परेचर है, हीट करते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा, इवेपोरेशन की रेट बढ़ेगी, लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा. एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसपे वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है. जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उसी टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. जैसे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है. इसका मतलब ये हुआ कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, विच इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. क्योंकि आपको पता है सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, विच इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी. तो वाटर का वेपर प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी तक बढ़ाने के लिए हमें वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ता है. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे its vapor pressure becomes equal to 1 atm and the water starts boiling. That is the simple concept of boiling point. ये proper concept है boiling point. Now, यदि मान लो एक्सटर्नल प्रेशर, वाटर का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का प्रेशर 1 atm है, तो वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm तक करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक करने के लिए हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ रहा है. यदि मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm न होके उससे ज्यादा होता है, 76 सेंटीमीटर मरकरी न होके 80 सेंटीमीटर मरकरी होता या 85 सेंटीमीटर मरकरी होता, एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होती, तो टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें वाटर को ज्यादा हीट करना पड़ता है, और इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है. बॉइलिंग पॉइंट वुड हैव इंक्रीज्ड. और वाइस वर्सा, यदि मान लो बाहर का प्रेशर कम होता
एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर तो सी लेवल पे होता है ना। मान लो एक ऐसी जगह हम जाएं जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर मरकरी ना होके 50 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कम हो, तो थोड़ा सा हीट करो, वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा एंड द वाटर विल स्टार्ट बॉइलिंग। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। समझ में आया क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जब ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, तो टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा। और यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो तो थोड़ा सा हीट करने से ही वाटर या किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा एंड द लिक्विड इज स्टार्ट बॉइलिंग, मींस बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। समझने की कोशिश करो ये कॉन्सेप्ट। बाहर का प्रेशर यदि ज्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी और एक्सटर्नल प्रेशर यदि कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी। जैसे वाटर को हम बॉयल करें सी लेवल पे, तो टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज 76, हमें वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ता है। इसी वाटर को हम किसी हाई एल्टीट्यूड पे ले जाके बॉयल करें, माउंट एवरेस्ट पे बॉयल करें, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही कम होता है। Therefore, at a low temperature only the vapor pressure will become equal to atmospheric pressure and the water will start boiling over there at a very low temperature, means उसकी boiling point कम हो जाएगी। और इसी वाटर को जब हम प्रेशर कुकर के अंदर बॉयल करें तो प्रेशर कुकर के अंदर चूंकि स्टीम ट्रैप होती है, प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, उसके अंदर जो प्रेशर है, सराउंडिंग का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, तो water needs to be heated to a high temperature and therefore water boils at high temperature and hence the boiling point gets increased। इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट पे जोर दे रहा हूं क्योंकि हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो पहले हमें बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट तो अच्छे से पता हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेशर बढ़ाने पे, प्रेशर बढ़ाओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी। यहां देखो मैंने एग्जांपल लिख दिया है, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर एट हाई, लो टेम्परेचर मतलब रेडिली, एट माउंट एवरेस्ट मींस हाई एल्टीट्यूड, and the same water boil inside the pressure cooker at high temperature। क्यों? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे बाहर का प्रेशर कम होता है, इसलिए वहां बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। और प्रेशर कुकर के अंदर चूंकि प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। इसमें एक और चीज आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है खाना यदि कुक करना हो, फूड यदि कुक करना हो तो प्रेशर कुकर में जल्दी कुक हो जाता है और माउंट एवरेस्ट पे फूड कुक करें तो उसको ज्यादा टाइम लगता है। समझो इस चीज को, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे बॉइलिंग पॉइंट कम है, वाटर जल्दी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। जो वाटर सी लेवल पे यदि हम बॉयल करें तो 100 पे बॉयल होता है, तो माउंट एवरेस्ट पे इट विल स्टार्ट बॉइलिंग एट अ लो टेम्परेचर। सी लेवल पे हम खाना पकाएं तो फूड विल बी कुक्ड एट 100 because at sea level the boiling point is 100 and if the same food is cooked at Mount Everest the water boils at low temperature, let's say 70 68 पे the water boil होना start कर देता है Mount Everest पे, तो food will be cooked at 68 degrees centigrade and therefore it will take more time to cook।
बॉइलिंग पॉइंट तो कम हो जाती है, लेकिन खाना को पकने में ज्यादा टाइम लगता है। प्रेशर कुकर के अंदर इसके उल्टा होता है, वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। जो वाटर ओपन वेसल में सी लेवल पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, प्रेशर कुकर के अंदर वही वाटर विल बी बॉइलिंग एट हाई टेम्परेचर, फूड विल बी कुक्ड एट हाई टेम्परेचर एंड देयरफॉर इट विल बी कुक्ड रेडिली। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर। यहां पे देखो आप, ये मैं एक बार आई एम रबिंग इट और देखो मैं शो कर रहा हूं कि व्हाट आई हैव रिटन हियर। एक बार रब कर दे रहा हूं। दोनों चीजें हैं, दोनों पे सवाल आते हैं और दोनों एस्पेक्ट आपको याद रखने चाहिए। एट वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट लो टेम्परेचर एट माउंट एवरेस्ट, and since water starts boiling at low temperature, therefore food takes more time for cooking. And opposite to this, inside the pressure cooker, देखो यहां लिखा है मैंने, water boils at high temperature. प्रेशर कुकर के अंदर वाटर हाई टेम्परेचर पे बॉयल होता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, इसलिए फूड इज कुक्ड रेडीली, खाना जल्दी बन जाता है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना। अंडरस्टैंड? प्रेशर कुकर के अंदर वाटर को बॉयल होने में तो टाइम लगेगा, लेकिन चूंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फूड विल बी कुक्ड एट हाई टेम्परेचर, देयरफॉर इट विल बी कुक्ड रेडीली। क्योंकि आपको पता है किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट पता है आपको। और हाई एल्टीट्यूड पे, माउंट एवरेस्ट वगैरह पे बॉइलिंग पॉइंट तो कम होती है, वाटर जल्दी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन लो टेम्परेचर पे चूंकि वाटर की बॉइलिंग हो रही है, इसलिए फूड विल बी कुक्ड एट लो टेम्परेचर एंड हेंस इट विल टेक मोर टाइम टू बी कुक्ड। ये कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट। अगेन एक बार और बोल रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे, यहां मैंने बताया, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। That's it. अब हम अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे which is called elevation in boiling point. ये तो अभी कॉन्सेप्ट रहा सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट का। Now we are going to study the elevation in boiling point. ये आपके समझ में आ रहा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये आपके समझ में जरूर आ रहा होगा कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, ये कब होता है? ये कब के लिए? जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तब होता है ये सब। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है जो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट मैंने अभी ठीक पहले बताया। अब आप खुद थ्योरेटिकली समझ जाओगे इस बात को कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होती है। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे प्योर सॉल्वेंट में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसके वेपर प्रेशर में कमी होगी, जितना था उससे भी कम होगा।
प्योर सॉल्वेंट जब प्योर वाटर फॉर्म में होता है, वाटर प्योर फॉर्म में होता है, तो उसके वेपर प्रेशर को 1 atm तक करने के लिए हमें उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना पड़ता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें, शुगर डाल दें, तो क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर जितना था उससे भी कम हो जाएगा। अब जब वेपर प्रेशर पहले से भी कम हो गया, तो अब उसको 1 atm तक लाने के लिए हमें पहले से ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। That's what I want to explain you कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और चूंकि वेपर प्रेशर पहले से भी कम हो गया, तो अब इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए हमें पहले से भी ज्यादा हीट करनी पड़ेगी, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया? That's the reason why the boiling point gets increased on addition of non-volatile solute. अब इसको थोड़ा मैं ग्राफिकली आपको समझाऊंगा। इसका हम फॉर्मूला वगैरह डिराइव करेंगे। ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो है वो प्लॉट हुआ है, एक एक्सिस पे लिया गया है वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे लिया गया है टेम्परेचर। किसी और कलर से बना देता हूं मैं। ये टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पे है टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे है वेपर प्रेशर। किसी भी लिक्विड के लिए टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा और उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये देखो, ये ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है। टेम्परेचर इतना है, वेपर प्रेशर इतना है। टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ गया। टेम्परेचर और बढ़ाया, वेपर प्रेशर और बढ़ गया। टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज किया, वेपर प्रेशर और बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ गया। दिस इज द ग्राफ फॉर प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर का ग्राफ है। मान लो वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाल दिया, सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। थोड़ा मैं रब कर लेता हूं इसको पहले, फिर आपको दोबारा समझाता हूं। आपने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके आपने बना दिया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर उसका भी बढ़ेगा। ये देखो, ये ग्राफ सॉल्यूशन का है, इसका भी टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। अभी टेम्परेचर इतना है, वेपर प्रेशर इतना है। टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा। टेम्परेचर बढ़ा और बढ़ाया, वेपर प्रेशर और बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। सॉल्यूशन का भी बढ़ रहा है, ये भी ग्राफ पॉजिटिव स्लोप के साथ है। लेकिन आप देख रहे हो कि जो सॉल्यूशन का कर्व है, सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट दोनों का कर्व बिल्कुल एक जैसा है। क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन ये कर्व यदि प्योर सॉल्वेंट का है तो नीचे वाला जो कर्व है वो सॉल्यूशन का है। ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन का है। शेप एक जैसा है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर दोनों का बढ़ता है। नीचे क्यों है ये सॉल्यूशन का कर्व, नीचे क्यों है कोई आंसर आपके पास? सॉल्यूशन का कर्व नीचे इसलिए है क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। जैसे इस टेम्परेचर पे, यहां मान लो टेम्परेचर T है, इस T टेम्परेचर पे
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यदि P1 है तो इसी टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो इससे ज्यादा होगा, वो P2 होगा। देख रहे हो, P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो चूंकि हर टेम्परेचर पे, एवरी मोमेंट पे, एट ईच एंड एवरी टेम्परेचर, चूंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, इसलिए सॉल्यूशन का कर्व जो है वो प्योर सॉल्वेंट के नीचे होता है। अब मैं आपको बताता हूं दोनों की बॉइलिंग पॉइंट। कर्व दोनों का एक जैसा है, दोनों स्लोपिंग अप है, क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। यहां वेपर प्रेशर जो है इस पॉइंट पे मान लो 1 atm है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, 1 atm के बराबर है। अब इस 1 atm से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सॉल्वेंट वाले ग्राफ पे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं नीचे ले आया। ये एक्स एक्सिस पे कहीं यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एक्स एक्सिस पे जहां भी इंटरसेक्ट किया, ये टेम्परेचर मान लो T0B है। ये T0B क्या इंडिकेट करता है? ये T0B वो टेम्परेचर है जिस पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो गया, माने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। Therefore, this T0B is boiling point of pure solvent. आपने पढ़ा है boiling point is the temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. और इसी 1 atm से यदि मैं सॉल्यूशन के ऊपर ग्राफ प्लॉट करूं, परपेंडिकुलर प्लॉट करूं, तो ये सॉल्यूशन वाले कर्व को कहीं यहां इंटरसेक्ट करेगा, और इस पॉइंट से फिर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लें तो ये एक्स एक्सिस को कहीं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जहां पे टेम्परेचर TB है। ये देखो TB मैं मार्क कर, दिस TB इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन becomes equal to atmospheric pressure. Therefore, this TB is the boiling point of solution. अब बिल्कुल मैथमेटिकली से क्लियर हो गया। पहले तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझाया कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर में कमी होती है, एंड देयरफॉर टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पहले से अब हमें ज्यादा हीट करना पड़ता है, इससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। वो तो थ्योरेटिकल था। यहां देखो मैथमेटिकल ग्राफ के हेल्प से भी आपने समझ लिया कि वेपर प्रेशर में चूंकि कमी हो रही है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of pure solvent becomes equal to atmospheric pressure. Therefore, this T0B is the boiling point of pure solvent, whereas TB is the boiling point of solution. And of course, diagram से clear है कि TB की जो वैल्यू है वो T0B से ज्यादा है। माने प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से कम होती है, या दूसरे शब्दों में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा होती है। और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हुआ डेल्टा TB वो किसके बराबर हुआ? TB माइनस T0B। यदि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 हो डिग्री सेंटीग्रेड और उसमें शुगर ऐड करने से उसका बॉइलिंग पॉइंट 105 हो गया हो, तो बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज हुआ, एलिवेशन जो हुआ वो कितना हुआ? 105 माइनस 100। कितना एलिवेशन हुआ? 5 डिग्री का एलिवेशन हुआ।
ये आपने मैथमेटिकली समझ लिया है, ये ग्राफ क्या है सर, गॉट इट। तो यहां आपने ये समझ लिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होती है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं सॉल्वेंट में। क्यों होती है ये भी मैंने बता दिया, आई डोंट वांट टू बी रिपीटेटिव, और वो भी एक नहीं कई बार बता दिया। नाउ अब मैं ये पहले वेरीफाई करूंगा कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहले तो आप ये सोचो कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों हुआ। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन इसलिए होता है क्योंकि वेपर प्रेशर में लोअरिंग होती है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और इसलिए चूंकि वेपर प्रेशर कम हो गया तो अब टू मेक द वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें ज्यादा हीट देनी पड़ती है। अब वेपर प्रेशर में जितनी ज्यादा लोअरिंग होगी, माने कमी जितनी ज्यादा होगी, ये देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा, जितनी कमी हुई बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ज्यादा होगा। सही है नहीं है? जितना कम होगा लोअरिंग माने वेपर प्रेशर जितना कम होगा या लोअरिंग जितनी ज्यादा होगी, लोअरिंग की वजह से ही तो एलिवेशन हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ज्यादा होगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है P नॉट माइनस P, और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है डेल्टा TB। देयरफॉर मैथमेटिकली आप लिख सकते हो कि P नॉट माइनस P is directly proportional to delta TB. Am I clear? भाई मान लो वाटर का कुछ वेपर प्रेशर है, कुछ भी, अब उसमें जितना ज्यादा शुगर डालोगे वेपर प्रेशर उतनी कमी होगी, और डालते जाओ शुगर, वेपर प्रेशर में कमी होती जाएगी, और उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन बढ़ता जाएगा। तो वेपर प्रेशर में कमी की वजह से ही तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है। जितनी ज्यादा वेपर प्रेशर में कमी होगी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ज्यादा होगा। और दूसरी चीज, वन मोर थिंग, ये इक्वेशन 1 है, P नॉट माइनस P इज प्रोपोर्शनल टू डेल TB। और दूसरी चीज, P नॉट माइनस P इज प्रोपोर्शनल टू XB। क्योंकि आपको पता है, ये भी पढ़ा है कि वेपर प्रेशर में डिप्रेशन क्यों होता है, क्योंकि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड करते हैं। जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे वाटर में, जितना ज्यादा शुगर ऐड करोगे, शुगर का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर में डिप्रेशन उतना ज्यादा होगा। तो ये दो चीजें होगी, P नॉट माइनस P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल TB। डिप्रेशन जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ज्यादा होगा। और दूसरी चीज कि डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैथमेटिकली यदि इसको मैं बोलूं तो P नॉट माइनस P इज प्रोपोर्शनल टू डेल TB and P naught minus P also directly proportional to XB. Therefore, from equation 1 and 2, delta TB directly proportional to XB. Delta TB XB के directly proportional हो गया, और आपको पता है XB is the mole fraction of solute. XB जो है वो solute का mole fraction है, और solute का जो mole fraction है डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया XB के, माने सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब कि डेल्टा टीबी जो है वो NB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। NB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड देयरफॉर डेल्टा टीबी इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे वेरीफाई हो गया कि डेल्टा टीबी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
किसी भी प्रॉपर्टी को यदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाहते हो तो ये प्रूफ कर दो कि वो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। यदि आपने प्रूफ कर दिया कि वो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है तो डेफिनेशन के हिसाब से द प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन के हिसाब से वैसे ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये दूसरी चीज हो गई। आपको ध्यान होगा कैसे मैं करा रहा हूं, कैसे टॉपिक कवर हो रहा है। हमारा टॉपिक था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड व्हाइल डूइंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैंने पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है ये बताया। फिर मैंने आपको समझाया कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे होता है, क्यों होता है एलिवेशन, कैसे होता है, और उसको ग्राफिकली वी डिड इट, हमने किया, उसको ग्राफिकली किया, वेरीफाई किया कि कैसे होता है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन और एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फिर मैंने आपको बताया तीसरी चीज कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और आपने प्रूफ किया कि डेल्टा टीबी चूंकि एनबी पे डिपेंड कर रही है, एनबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसलिए डेल्टा टीबी इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे, उसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे। डेल्टा टीबी का मींस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। सो नाउ वी विल बी deriving the mathematical formula, mathematical expression for elevation in boiling point। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि डेल्टा टीबी जो है वो एक्सपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपी, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते ही कांस्टेंट आएगा, देयरफॉर डेल्टा टीबी बिकम्स इक्वल टू के एक्सपी वेयर के इज अ कांस्टेंट। अब एक्सपी को एक्सपेंड कर दो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के, और एक्सपी को एक्सपेंड कर दिया एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी, एक्सपी मोल फ्रैक्शन है। यदि मान लो सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूट हो, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन, फिर कंडीशन ले लिया, आरएलबीपी में भी ये कंडीशन लिया था। इसका मतलब कि नीचे जो भी एक्सप्रेशन आएगा इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हाईली डाइल्यूट का मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं वो सॉल्यूट से बहुत ज्यादा है, माने Na is much larger than Nb। अब Na की वैल्यू यदि Nb के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो Nb की वैल्यू Na के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी, Nb की वैल्यू, एंड देयरफॉर Na प्लस Nb को हम अप्रॉक्सीमेटली Na के बराबर लिख सकते हैं। अब Na प्लस Nb को यदि हम सिर्फ Na लिख दें तो हमारा एक्सप्रेशन हो गया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के तो था ही, एनबी अपॉन एनए प्लस एनबी के जगह मैंने लिख दिया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एनबी अपॉन एनए, डेल्टा टीबी के एनबी अपॉन एनए। यहां तक एक्सप्रेशन आ गया। अब आगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के एनबी अपॉन एनए। अब इस स्टेप को तो इग्नोर कर दो, दिस इज एक्स्ट्रा स्टेप, देयर इज नो नीड ऑफ दिस स्टेप। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के, एनबी को एनबी छोड़ दिया, एनबी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एनए इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एनए को ब्रेक कर दिया डब्ल्यू ए अपॉन एम ए में, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो ये हो गया डेल्टा टीबी
is equal to K delta TB is equal to K NB upon NA, NA को इलेबोरेट कर दिया, WA upon MM। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, MA की वैल्यू ऊपर गई तो ऊपर जाके ये हो गया डेल्टा TB इज इक्वल टू K इंटू MA, MA ऊपर गया तो K इंटू MA, NB अपॉन WA, WA तो डिनोमिनेटर में था। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें देखो NB क्या है, NB है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट। WA की वैल्यू यदि किलोग्राम में हो WA की वैल्यू तो NB अपॉन WA हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर kg ऑफ द सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू मोलैलिटी। जो मोलैलिटी है, और दूसरे तरफ K एक कांस्टेंट है। यदि मान लो सॉल्वेंट सेम हो, अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए सॉल्वेंट सेम हो तो Ma की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि Ma है क्या, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। यदि मान लो वाटर का सॉल्ट में सोल्यूशन हो, वाटर का अल्कोहल में सोल्यूशन हो, वाटर का शुगर में सोल्यूशन हो, तो उन सारे सोल्यूशन में सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है, वाटर कर रहा है। उन सारे सोल्यूशन के लिए Ma की वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहनी है। तो K कांस्टेंट है, सॉल्वेंट सेम हुआ तो Ma भी कांस्टेंट है, तो K इंटू Ma का जो प्रोडक्ट है वो एक नया कांस्टेंट आ गया विच इज कॉल्ड Kb। ध्यान रखना, Kb इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि Kb कांस्टेंट तभी होगा जब Ma कांस्टेंट, और Ma कांस्टेंट तभी होगा जब डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए सॉल्वेंट जो है वो सेम। तो K into Ma is a new constant which is Kb, and Kb is called molar ebullioscopic constant या molar elevation constant। तो हम क्या करें, NB अपॉन WA की जगह डाल दे मोलैलिटी, K इंटू Ma की जगह डाल दे Kb, तो डेल्टा TB का फॉर्मूला हो गया डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। ये हो गया KB, ये हो गया M मोलैलिटी, तो डेल्टा TB बिकम्स इक्वल टू KB इंटू M, या डेल्टा TB इज इक्वल टू M इंटू KB। डेल्टा TB इज इक्वल टू MKB। This is the standard formula for elevation in boiling point. Delta TB is equal to MKB, where delta TB is elevation in boiling point, M is molality, KB is constant called molar ebullioscopic constant. Got it? कोई दिक्कत किसी को? एनी डाउट? एक बार और डेरिवेशन में समझा दे रहा हूं। हमने किया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी हो रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ज्यादा होगा, माने P नॉट माइनस P डेल्टा टीबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो रहा है। जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होगा वेपर प्रेशर में लोअरिंग उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P नॉट माइनस P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XP के। Therefore from equation 1 and 2 P नॉट माइनस P proportional to del TB, P नॉट माइनस P proportional to XB, therefore प्रूव हो गया डेल्टा TB proportional to XB। अब डेल्टा TB XB के प्रोपोर्शन है, इसलिए साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो कांस्टेंट आएगा।
कांस्टेंट आ गया K, therefore delta TB is equal to KXB. XB को इलेबोरेट करें तो डेल्टा TB becomes equal to K NB upon NA plus NB. सोल्यूशन यदि डाइल्यूट हुआ तो Na plus NB कैन बी रिटन एज, Na की वैल्यू जो है वो NB से बहुत ज्यादा होगी, और चूंकि Na की वैल्यू NB से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो Na plus NB will be approximately equal to Na, और इस तरह Na plus NB को यदि हम Na लिख दें तो डेल्टा TB becomes equal to K NB upon Na. Now this is continued on the second page. Delta TB which is going to be equal to K NB upon Na. इस स्टेप को यहां कैरी फॉरवर्ड करें तो डेल्टा TB इज इक्वल टू K NB और Na को ब्रेक कर दिया WA अपॉन MA. MA को ऊपर ले जाओ तो डेल्टा TB बिकम्स इक्वल टू K, MA ऊपर गया K इंटू MA, NB अपॉन WA. NB अपॉन WA रह गया NB अपॉन WA. अब K इंटू MA, K कांस्टेंट है, सॉल्वेंट सेम हुआ, K कांस्टेंट है, सॉल्वेंट सेम हुआ तो Ma भी कांस्टेंट होगा, K कांस्टेंट Ma भी कांस्टेंट तो K इंटू Ma का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड KB. तो K इंटू Ma की जगह डाल दिया KB, और NB अपॉन WA, NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, WA यदि किलोग्राम में हो तो NB अपॉन WA की जगह हम लिख सकते हैं मोलालिटी. K इंटू Ma की जगह लिख दें KB, NB अपॉन WA की जगह लिख दें मोलालिटी. तो डेल्टा TB becomes equal to M into KB. Delta TB is equal to M into KB. This is the standard formula for elevation in boiling point. बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वेयर डेल्टा TB इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, M is molality and KB is a constant called molar epieleoscopic constant. तो अभी तक टोटल पॉइंट की यदि हम बात करूं, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या क्या आपको बता दिया है. तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहले मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताया, बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये मैंने बताया. फिर मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों देखने को मिलता है जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, डेल्टा TB को हमने NB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूफ किया, और लास्ट में डेल्टा TB का फॉर्मूला हमने डिराइव किया कि डेल्टा TB इज इक्वल टू MKB. कभी भी पूछे, कोई भी सवाल आए कि डेल्टा TB का फॉर्मूला डिराइव करो, डेरिवेशन से रिलेटेड सवाल आए, या ये पूछा जाए कि डेल्टा TB जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, ये वेरीफाई करो, तो दिस एवरीथिंग आप ग्राफ के हेल्प से वेरीफाई करोगे. जो मैंने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बताया, दो चीजों को लेते हुए, प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन को लेते हुए ग्राफ हमने जो किया था, उस ग्राफ के साथ you are going to give the explanation. अब इसमें मुझे लास्ट चीज बतानी है, और वो है with the help of elevation in boiling point how to find the molecular mass of a solute. जो RLVP में भी मैंने बताया था आपको कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से यदि हम चाहें तो हम बता सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास. RLVP से भी हमने कैलकुलेट किया था. हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यही हमें जानना ही है कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, क्यों है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, और फिर उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से हाउ विल वी फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सोल्यूट. तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट विद द हेल्प ऑफ
elevation in boiling point. Now we learned the formula for the elevation in boiling point. Delta TB is equal to mkb. अब थोड़ा सा मैं आपको kb के बारे में बता देता हूं, जानना जरूरी है। kb is a constant. This constant is called molar elevation constant. इसकी डेफिनेशन में बताऊं, डेल्टा टीबी एम के बी के बराबर होता है। ये फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है। यदि मान लो m की वैल्यू 1 ले लें तो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू केबी। यही केबी की डेफिनेशन है। इसी को अपने वर्ड्स में लें। केबी इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन के इक्वल होगा केबी when a pure solvent is converted into a solution of molality 1. अभी आपने पढ़ा डेल्टा टीबी केबी के बराबर होगा या केबी की वैल्यू डेल टीबी के बराबर होगी जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो जाए। माने प्योर सॉल्वेंट को यूनिट मोलैलिटी के सॉल्यूशन में कन्वर्ट करें। सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे तो ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा। एक ऐसे सॉल्यूशन में कन्वर्ट करें जिसकी मोलैलिटी 1 हो तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो भी एलिवेशन होगा दैट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये आपने पढ़ रखा था कि केबी जो है पिछले टाइम पे फॉर्मूला पढ़ा था, K इंटू Ma के बराबर होता है। Ma मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट यदि सेम हुआ अलग अलग सॉल्यूशंस के लिए तो Ma की वैल्यू सेम होगी, और Ma सेम हुआ कांस्टेंट हुआ तो K इंटू Ma भी कांस्टेंट होगा और वो Kb होगा। माने Kb की वैल्यू सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है और वो है सॉल्वेंट का नेचर। बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं और उन सारे सॉल्यूशंस के लिए यदि सॉल्वेंट सेम है, एक ही सॉल्वेंट है, सब एक्वस सॉल्यूशन, तो उन सारे सॉल्यूशंस के लिए द वैल्यू ऑफ Kb इज गोइंग टू बी सेम Kb होगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है और वो है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ वन मोर थिंग आई विल टेल यू, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशन of elevation of boiling point in our day to day life. Where is it used? Application of delta TB in our day to day life. Day to day life में आपने देखा होगा कि when your mom cook some pulses etc. pulses, ग्राम वगैरह जब वो कुक करती हैं तो while cooking she adds a pinch of salt in it. थोड़ा सा उसमें salt ऐड कर देती हैं। Do you know why? जनरल लैंग्वेज में आपने सुना होगा कि भाई सॉल्ट ऐड करने से जल्दी गल जाएगा, जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। उसका रीजन है क्योंकि जब आप उसमें सॉल्ट ऐड कर दोगे तो सॉल्ट के ऐड कर देने से उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है, और जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो प्रीवियसली द pulse was cooked at low temperature and now since it is cooked at a higher temperature की boiling point बढ़ गई तो now it is going to be cooked at higher temperature. higher temperature पे कुक होगा और higher temperature पे कुक होगा तो it will become soft या it will be cooked very readily. जैसे खाने वाला सोडा डाल देते हैं कई बार चीजों में, ये इसलिए डालते हैं उसका रीजन सेम है।
ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की वजह से द फूड इज कुक्ड रेडीली। नाउ द लास्ट थिंग वी हैव टू डू, और वो है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाउ टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है कि डेल्टा टीबी जो है वो एमकेबी के बराबर है। बहुत आसान है, इलेबोरेट करते जाओ अपने आप आ जाएगा। एम मोलैलिटी है, ये एनबी अपॉन डब्ल्यू के बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो एम की जगह एनबी अपॉन डब्ल्यू लिख लो, एनबी अपॉन डब्ल्यू उठाओ और एम की जगह लिख लो। एम की जगह एनबी अपॉन डब्ल्यू लिखोगे तो क्या हो जाएगा? तो एक्सप्रेशन हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एम की जगह हो गया एनबी अपॉन डब्ल्यू इंटू केबी। केबी था, इट विल बिकम केबी। अब इलेबोरेट करो। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एनबी अपॉन डब्ल्यू इंटू केबी। एनबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसको तोड़ो, इसको तोड़ दिया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू थाई इंटू के बी थाई। के बी यहां जैसा था वैसे लिख दिया, डब्ल्यू था जैसा लिख दिया, बस एन बी को हमने ब्रेक कर दिया, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब हमें निकालना क्या है? क्या निकालना? हमें एम बी तो निकालना है। तो एम बी को एलएचएस में ले जाओ और बाकी सारी चीजें, एम बी एलएचएस में गया और ये जो डेल्टा टीबी है वो नीचे आ गया। तो एम बी बिकम्स इक्वल टू डब्ल्यू बी जैसा था वैसे ही अपॉन डब्ल्यू भी जैसा था वैसे ही अपॉन डेल्टा टीबी। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, वेयर एम बी इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी इज द मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, and KB is molar epioloscopic constant या molar elevation constant. This is all about elevation in boiling point. एक एक चीज जो आपको जानना चाहिए विथ कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए आप डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड किसी भी लेवल का क्वेश्चन यू विल बी इन कंडीशन टू अटेम्प्ट। वर्कशीट में दूंगा ताकि आप डेल्टा टीबी के, आरएलवीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट में शार्पनेस उतनी ज्यादा आएगी। योर कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर शार्प।